नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 13 सितंबर को जो ज़रूरी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, उनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह देखने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और ये सभी शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये दो पार्टों में आएगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो चलिए हम लोग समय न गंवाते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसे ज़रूर कवर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे और इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पल्लव की राजधानी क्या थी? मतलब पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में थी और इसके जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की जो अवधि रही थी वो 275 ईसा पूर्व से लेकर 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ये तो एकदम हल्का है, सबको पता होता है कि पाटलिपुत्र थी। अगला इसी का एक्स्ट्रा फैक्ट है कि पाटलिपुत्र अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर इनका मंत्री पूछे कि मंत्री कौन था तो चाणक्य थे, यानी कि कौटिल्य थे। अगला इसमें का एक्स्ट्रा फैक्ट कि मौर्य साम्राज्य की अवधि जो रही थी वह कब से कब तक रही थी? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक मानी जाती है मौर्य साम्राज्य की अवधि। चलिए अगला इसमें से पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य जो थे यानी चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त के पहले पाटलिपुत्र पर कौन शासक थे? किस वंश का शासक था जिसे हराकर इन्होंने गद्दी हासिल की थी? तो वो थे आपका नंद वंश, यानी कि घनानंद को हराकर। चलिए आगे देखते हैं। और पूछा जाए कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चैतियागिरी बिहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चैतियागिरी बिहार उत्सव जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची के निवासी हर नवंबर में ये त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, जो कि चैतियागिरी बिहार महोत्सव मानते हैं, इसको कहा जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कि टू स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी? टू स्टेट्स पुस्तक जो है ये चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। ये एक तरह से कहें तो भारतीय नोवेलिस्ट हैं, जो कि इंग्लिश में इनकी किताबें होती हैं, जिसमें से इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। पहला किताब इनका आपका एक है 5 पॉइंट समवन 2004 में आया था। 1 नाइट एट ए कॉल सेंटर 2005 में आया था। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008 में ये आया था। और ये हाफ गर्लफ्रेंड एक पुस्तक है, इनका नॉवेल है जिसपे फिल्म भी बनी है, हाफ गर्लफ्रेंड। अगला है कि मेकिंग इंडिया ऑसम इनकी किताब है। 1 इंडियन गर्ल्स ये भी इनकी किताब है। और इंडिया पॉजिटिव ये भी इनकी किताब है जो 2019 में आई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीजीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी सीजीआई का फुल फॉर्म पूछा था, तो सीजीआई का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सीजीआई का मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश। सीजीआई के सर्वोच्च न्यायालय, सीजीआई भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय न्यायपालिका की अध्यक्षता करते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रमुख कानूनी मामलों में निपटाने वाली संवैधानिक पीठों को मामला आवंटित करने के प्रभारी होते हैं ये चीफ जस्टिस। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि 50वें वर्तमान जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़ है। आगे अगर इससे संबंधित पूछे कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और उसके बाद पूछा जाए कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एमएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलसी, तो इसका होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 281 एंड बियॉन्ड यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये बीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे DAI भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये कौन है? तो ये देवाशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे है कि एनी बेसेंट ने उत्तरार्ध में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी स्थापना में उनके साथ कौन साथ दिया था? तो आनंद मोहन बोस भी इसमें शामिल थे।
चलिए आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इस संस्था का उद्देश्य था कि लोगों को राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति के लिए संभव प्रयास किए जाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गलत है। पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद गलत है। ठीक है, तो देखिए 50 जो अनुच्छेद है उसमें दिया गया था कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग अलग करने के लिए कदम उठाना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा था अनुच्छेद की 39A, जिसमें आपसे पूछा इसमें जिसमें दिया गया था, मिलान करना था ये, जिसमें दिया गया था आपका समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अगला था, ये भी सही है। अगला था कि अनुच्छेद 45, जिसमें कहा गया था कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो ये भी आपका सही अनुच्छेद है। ये मिलान करना था, तो ये मिला के लिखा गया है सीधा सीधा। चलिए आगे देखते हैं। अगला 42 नंबर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगता और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ये भी आपका सही है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। जो 39 है वो किस में है, डीपीएसपी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान जो है इसके जो भाग 4 है, चूँकि भाग 3 में तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर ये 51 तक है, यहाँ मिस्टेक है, 36 से लेकर कहाँ तक है, 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी के विचार को 1937 के आयरिश संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिया था। यानी कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में दर्ज की गई, यानी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जो महिला साक्षरता दर थी वह किस राज्य में दर्ज की गई थी। तो यह बिहार राज्य में दर्ज किया गया था, 51 पॉइंट कुछ % था, जबकि आपका दूसरे स्थान पे राजस्थान था, जहाँ पे 52 पॉइंट कुछ साक्षरता दर थी। तो ये आपका पहले स्थान पे बिहार था, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर अगर कहीं थी तो वो बिहार में थी, और साथ में बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी था। और पूछा जाए कि सबसे अधिक यूटी कौन सा था, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूटी कौन सा था, तो वो आपका लक्षद्वीप था। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा है कि 2011 में भारत की साक्षरता दर जो थी वह 74.04% थी। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष जो साक्षरता दर थी वह 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% थी। भारतीय राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक 93.91% तथा उसके बाद मिजोरम थी, यानी कि सबसे अधिक में पहले स्थान पे केरल था और दूसरे स्थान पे मिजोरम था, जहाँ पे 91.58% साक्षरता दर थी। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो था उसकी साक्षरता दर सबसे अधिक थी, वहाँ पे 92 पॉइंट, ये 93 है, ये 91 ध्यान रखिएगा, ये 92.28% है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी जो कि 63.82% थी, जो कि भारत में सबसे कम है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी। तो शेड्यूल जो एसटी थी उसका जो था वो 59%, अनुसूचित जाति में साक्षरता दर कितना थी, 66.1% थी। एसटी का जो था वो कितना था, 59%, और अनुसूचित जाति जो थी उसका कितना था, यानी एससी का कितना था, 66.1% है। अगला है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्रमशः देश की जनसंख्या का कितना % है, तो ये 16.6 और 8.6% है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये नंदा देवी है, यही एक पर्वत है वहाँ पे, नंदा देवी है। अगला है मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला था उसका आकार कैसा था, तो उसका आकार जो था आयतकार था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो प्रथम जो दक्षिण एशियाई खेल था वो नेपाल में 1984 में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। भारत में ये ध्यान रखिएगा, ये एशियाई खेल है और ये दक्षिण एशियाई खेल है। प्रथम
एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। भारत में दूसरी 4 एशियाई खेल 1982 नई दिल्ली में कराई गई। और अगला है हमारा कि 2024 दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा, तो ये पाकिस्तान करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में बालात श्रम का जिक्र है, तो ये किस में जिक्र है, तो ये आपका 23 में, यानी जो पार्ट 3 है उसमें का आपका 23 और आर्टिकल नंबर 23 जिसमें बालात श्रम पे रोक लगाया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अंतर्गत जो समानता का अधिकार है वो कहाँ पे है, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। और उसी में आता है कि अनुच्छेद 23 जो कि बलात् श्रम पर रोक तथा अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम का पर निषेध, यह दोनों ही आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित है। अगला है अनुच्छेद आपका कि अनुच्छेद 25 से 28 तक तो धार्मिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक हित तथा अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों को के बारे में बताता है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा कि तेलंगाना से संबंधित साहस पहल किस विषय से संबंधित है, तो यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कि तेलंगाना में महिलाओं को सुरक्षित कार्य तथा लोकेलिटी प्रदान करने के लिए साहसा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तेलंगाना का जो उदय होता है वो 2014 में, यानी कि तेलंगाना जो राज्य था वो कब बनाया गया था, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था। वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं जो कांग्रेस के हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है कि तेलंगाना में बोनालू वाथुकुम्मा मेड्राराम जात्रा त्यौहार मेला इत्यादि क्या होता है यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धमेका स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये बनारस में सारनाथ में स्थित है। आप गए होंगे, घूमे होंगे वहाँ पे। धमेका स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। केसरिया स्तूप बिहार में स्थित है, जो कि बराबर की गुफा भी बिहार में स्थित है। भीमबेटका की गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी की गुफा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा और कार्ला गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि स्तूप बौद्ध धर्म सार्वजनिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित रखने का ये स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किरण देसाई से संबंधित है, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुषाण वंश का प्रथम जो शासक था वो कुजुल कटफिसेस था, जो इसका संस्थापक भी था। कनिष्क जो हुए वो कुषाण वंश के सबसे प्रमुख राजा हुए, यानी सबसे प्रतापी राजा हुए। भारत में सिल्क मार्ग की जो खोज की गई थी वो कनिष्क के द्वारा की गई थी। भारत में चतुर्थ बौद्ध परिषद कनिष्क के द्वारा कराया गया था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो सूर्यगुप्त तथा अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो ये अभी बताया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और इसके अंतिम शासक जो थे वो बृहद्रथ थे। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्नंद थे और अंतिम शासक घनानंद थे। दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपका कब हुआ था, 1206 में। मर कब गया, यानी कि इसका शासन खत्म कब हो गया, 10 में। कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम जो शासक हुए वो इब्राहिम लोदी हुए। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, बाबर ने हराया था। कब हराया था, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 74वां जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें अब्दुल फतह अली सीस थे। 74वें जो गणतंत्र दिवस था इसके अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे वो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह एन सीसी पधारे थे। अल सीसी, एन सीसी नहीं, अल सीसी। प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो पधारे थे, और 75 गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है वो पधारे थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 124। साथ में सुप्रीम कोर्ट जो था, जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट भारत में, यानी कि जब भारत एक तरह से कहें तो परतंत्र था, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था उस समय। अगला है ऑफशोर की घटना कब घटित होती है, तो ऑफशोर की घटना जो घटित होती है वो 4 जुलाई को होती है। दो तरह की घटनाएं होती हैं, एक ऑफशोर होता है, एक उपशोर होता है। तो उपशोर की जो घटना होती है वो प्रतिवर्ष 3 जनवरी को होती है, और साथ ही जो ऑफशोर की घटना होती है वो प्रतिवर्ष 4 जुलाई को होती है। इसमें क्या होता है कि ऑफशोर में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो अपनी वास्तविक दूरी से पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, यानी कि अगर हम इस तरह से सूर्य का बनाएं तो ऑफशोर के समय क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो यहाँ होती है, दूरी पर होती है, और जबकि
उपसौर के दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है सूर्य से नज़दीक होती है। ठीक है, तो ये आपका 13 सितंबर का पूछा गया कुछ क्वेश्चंस थे। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस है, तो जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में।